नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं भाषा एवं व्याकरण से संबंधित जो है 70 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हिंदी जो है वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और आज के जो क्वेश्चन है भाषा एवं व्याकरण से संबंधित हैं, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो पहले जो हम जान लेते हैं यहाँ पर भाषा के बारे में। कई बार एग्जाम में इसकी धातु जब पूछ ली जाती है कि भाषा शब्द किस धातु से बना है, तो भाष जो धातु है इससे बना है भाषा, और संस्कृत का शब्द है ये भाष। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना। और भाषा के अगर हम अंगों की बात करें तो इसके 3 अंग माने गए हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण क्या होता है? वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे न्यून इकाई होती है, और शब्द वह भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है। इसका निर्माण वर्ण से होता है। वर्ण मतलब अक्षर जो अ, इ, उ होते हैं। तीसरा है वाक्य। शब्दों के सही क्रम से वाक्य का निर्माण होता है। यह किसी भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। तो वर्ण क्या हो गए? अक्षर जो आपके वर्णमाला है अ, इ, ई, और उन्हें मिलाकर क्या बनेगा? शब्द। जैसे राम हो गया, र, अ, म, ये राम हो गया। अब वाक्य क्या होगा? जैसे राम जाता है, राम विद्यालय जाता है, राम खाता है, तो ये पूरा वाक्य हो गया। तो अब हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी भाषा की जो लिपि है ये कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है ये रहेगी ऑप्शन बी, यहाँ पर देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर बोलियों की जो संख्या मानी गई है ये रहेगा ऑप्शन सी, 18 यहाँ पर इनकी संख्या मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो मानक हिंदी का इनमें से कौन सा रूप है जो स्वीकार किया गया है? ये किया गया है खड़ी बोली को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हिंदी की उपभाषाएं। तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं कितनी हैं? तो हिंदी की उपभाषाएं जो है ये रहेंगी ऑप्शन डी, यहाँ पर 5 जो उपभाषा यहाँ पर हिंदी की माने गए हैं। नेक्स्ट रहेगा, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान इनमें से किन के द्वारा दिया गया है? तो ये जो योगदान जो है ये रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। नेक्स्ट है, भाषा शब्द की उत्पत्ति इनमें से किस धातु से हुई है? तो संस्कृत का शब्द है ये भाष, तो इससे हुई है ऑप्शन सी। और यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आया है आपने ये जरूर ध्यान देना, यहाँ पर इसमें हलंत है और इसमें नहीं है। देखने में दोनों सेम है, लेकिन ये संस्कृत वाला सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भाषा का एक अंग नहीं है? तो भाषा का एक अंग नहीं है, ये रहेगा ऑप्शन डी, लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भाषा की मूलभूत जो इकाई है ये इनमें से किसे माना गया है? तो ध्वनि जो चिन्ह होते हैं इन्हें भाषा की मूलभूत इकाई माना गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भाषा का निर्माण इनमें से किन के संयोग से होता है? तो ये होगा ध्वनि चिन्हों के संयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास जो है यह माना गया है अपभ्रंश भाषा से। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का विकास इनमें से किस लिपि से हुआ है? तो ये जो देवनागरी जो हिंदी की लिपि है, तो इसका विकास ये किस लिपि से हुआ है? इसका रहेगा ऑप्शन ए, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? तो पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है मानक हिंदी में? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, द्वित्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्याकरण और वर्तनी
की दृष्टि से जो शुद्ध भाषा इनमें से कौन सी है? तो व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा जो है यहाँ पर ये मानक भाषा को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? तो संचार के माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मानक रूप का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ये ग जो आया है इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? संस्कृत में इनके कुछ सूत्र है, कोह विसर्जनम कंठे चीषानम तालु ऋतुषानम मूर्धालु तुलसानम दंता। तो ये जो नासिका जो है इसका स्थान, इनका जो उच्चारण स्थान है ये नासिका से होता है। यम गणम संस्कृत में एक सूत्र है, यम अंग न ण, तो इस प्रकार से इनका जो उच्चारण स्थान है ये नासिका से होता है। नेक्स्ट है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह है ऑप्शन बी 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस इस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो यहाँ पर एक ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो यह है ऑप्शन ए 10 की। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा का विकास इनमें से किससे हुआ है? तो अपभ्रंश भाषा जो है इसका विकास माना गया है प्राकृत भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की जो संख्या है ये कितनी है? तो हिंदी भाषी की जो संख्या है ये मानी गई है 15, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी है, मॉरिशस में। हेलो क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? तो ये माना गया है भाग 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण इनमें से कौन से हैं? तो हिंदी के जो यहाँ पर वर्ण जो है ये रहेगा ऑप्शन सी, अ से ह तक। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह जो वर्ण है इनकी संख्या है ऑप्शन बी। यहाँ पर आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या मानी गई है 3। नेक्स्ट रहेगा, राष्ट्रभाषा कहलाती है? तो राष्ट्रभाषा रहेगा ऑप्शन डी, बहुसंख्यक देशवासियों के द्वारा प्रयोग में की जाने वाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो यह है ऑप्शन डी 60 करोड़। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो कुल संख्या है कितनी है? तो इसमें 52 वर्ण हैं। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है इनकी संख्या? तो यहाँ पर है ऑप्शन सी 11 स्वर 33 व्यंजन। नेक्स्ट है, खड़ी बोली ये किस हिंदी की बोली है? तो यह है ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी की। नेक्स्ट है, अक्षय त्रय और श्रय इनको कहा गया है? तो इनको कहा गया है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दो अक्षर से मिलकर बने, जैसे स र, तो इनसे मिलकर दो अक्षर से मिलकर बने हैं। तो जैसे त्र त और र, तो ये दो अक्षर से मिलकर बने हैं, इस कारण से यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन माने गए हैं यहाँ पर 4। जो ऊपर के जो क्वेश्चन है उसमें हमने देखा। नेक्स्ट है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है?
तो ये भी जो है देवनागरी में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? तो व्याकरण जो है उनके अनुसार संज्ञा के भेद बताए गए हैं 5। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, इनमें से कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा होगी जिससे हमें किसी जाति का पता चलता है, जैसे लड़का, पहाड़, नदी आदि। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, घोड़ा। जैसे पुरुष जाति से या स्त्री जाति से। नेक्स्ट है हरियाली शब्द, तो ये इनमें से कौन सी संज्ञा है? हरियाली रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा। और जैसे स्नेह, बल, जवानी, मिठास, हरियाली, शीतलता, मित्रता, तो ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ये जो अफ्रीकी जो है यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा इनमें से नहीं है। स्नेह, बल, जवानी, मिठास, हरियाली, शीतलता, मित्रता, ये जो सभी शब्द जो आए हैं ये सभी भाववाचक है, लेकिन ये इनमें से नहीं है। नेक्स्ट है बंधुता, वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसे माना गया है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है पूर्व, किसका इनमें से रूप है? तो पूर्व रहेगा ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है घी, इनमें से किस प्रकार की संज्ञा है? तो घी को माना गया है द्रव्य के रूप में, जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, दाल, चावल। नेक्स्ट है हृदयेश ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। तो इस वाक्य में जो कर्ता इनमें से कौन है? कर्ता है यहाँ पर हृदयेश, जो सुर में होता है वो कर्ता। तो तमाचा कौन मारने वाला है? हृदयेश। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक जो है ये रहेगा ऑप्शन बी, जहाँ पर समूह जो है समूह के बारे में पता चलता है, जैसे सेना, मेला, सभा, दल, गुच्छा, गिरोह, जिसमें जो है यही पता लगता है कि उसमें एक है, दो है, चार है या कितनी वस्तुएं हैं। तो जिस प्रकार यहाँ पर अंगूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम इनमें से क्या है? तो सही क्रम है ऑप्शन ए यहाँ पर, दैनिक, जागरण, धुलाई और तूफान। अगला क्वेश्चन है, अकारांत और आकारांत संज्ञाएं होती हैं। तो ये है पुल्लिंग। नेक्स्ट है, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये होते हैं स्त्रीलिंग, जैसे लता, रमा। नेक्स्ट है, हे रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? तो हे रमेश, तो यहाँ पर एक ऑप्शन सी, और इसकी पहचान यही है कि इसके पीछे संबोधन वाला ये चिन्ह लगा होगा। नेक्स्ट है, चिड़िया का जो बहुवचन है इनमें से कौन सा होगा? तो यह है ऑप्शन ए, चिड़िया। नेक्स्ट है, दही इनमें से किस प्रकार का शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो दही जो है इसे पुल्लिंग शब्द माना गया है। नेक्स्ट है, गीता हाथ से मारती है। तो इस वाक्य में कारक कौन सा है? तो गीता हाथ से मारती है, हाथ से, कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय भक्ति, तो करण कारक यहाँ पर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो इसका रहेगा ऑप्शन ए, के लिए। नेक्स्ट है, वह कार मेरी है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह कार मेरी है। तो यहाँ पर जो कारक माना गया है ये है ऑप्शन बी,
संबंध कारक यहाँ पर माना गया है, क्योंकि कार का संबंध यहाँ पर व्यक्ति के साथ माना गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है तो इसमें कारक कौन सा होता है? क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ेगा तो उसे कहा जाएगा कर्म कारक। नेक्स्ट है, कारक चिन्ह को कहा जाता है तो इनको कहा जाता है परसरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में जो कारक है कौन सा है? डाली पर, तो इसका जो आधार जो है ये डाली पर है, तो जहाँ ये रहेगा ऑप्शन सी, इसमें अधिकांश सप्तमी विभक्ति डाली पर। में पर जो इसका चिन्ह ये होता है में पर, तो में पर। नेक्स्ट है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला जो इनमें शब्द है ये कौन सा है? तो यह है ऑप्शन डी, सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वाक्य में कारक कौन सा है? वृक्ष से पत्ता गिरता है, जहाँ पर यह अलग होना पाया जाता है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति और अपदान जो कारक है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यालय से बालक जाते हैं, या विद्यार्थी गांव से स्कूल जाते हैं, तो जहाँ पर अलग होना पाया जाता है, या जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। नेक्स्ट रहेगा, एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द कौन सा है? इस प्रकार का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो एक वचन और बहुवचन दोनों में आने वाला इनमें से शब्द ये है ऑप्शन सी, योद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? तो यह है करण कारक। अगला क्वेश्चन है, कारक के भेद कितने होते हैं? तो यह है ऑप्शन ए, 8 कारक के भेद माने गए हैं। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ का जो बहुवचन है इनमें से क्या बनेगा? तो माँ का बनेगा हम। अगला क्वेश्चन है, बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, तो इस वाक्य में कारक कौन सा है? बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, तो यहाँ पर कारक है ऑप्शन सी, ये कर्ता कारक। नेक्स्ट है, मुरली गांव से चला गया, वाक्य में कारक कौन सा है? तो गांव से चला गया, तो यहाँ से जुदाई हो रही है, वो गांव से चला गया है, तो इस कारण से यहाँ पर अपदान कारक पंचमी विभक्ति मानी गई है। नेक्स्ट है, जे सो कौन सा सर्वनाम है? जो सो, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी है, संबंधवाचक यहाँ पर इसमें माना गया है, जो जिस या जो सो। और पुरुषवाचक मैं, तुम, आप। निश्चयवाचक यह वह, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, जहाँ पर कुछ अंदाजा नहीं लगता है। प्रश्नवाचक कोई, कौन या फिर क्या। और सह संबंधवाचक सो वह। निजवाचक स्वयं या खुद उसमें दिए गए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? तो सर्वनामिक विशेषण का जो उदाहरण है इनमें से कौन सा है, या फिर जो विशेषण है क्या होते हैं? संज्ञात्मक सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द है उन्हें विशेषण कहा जाता है, जैसे सुंदर, मोटा, काला, मीठा। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताएंगे उसे विशेष्य कहा जाएगा। और अर्थ के दृष्टि से विशेषण 4 प्रकार के माने गए हैं, गुणबोधक, संख्या, परिमाण और सर्वनामिक। गुणबोधक क्या होते हैं? जैसे मीठा, कमजोर। संख्यावाचक जैसे पहला, दूसरा, 100वां, 15वां। परिणामवाचक थोड़ा, बहुत। और सर्वनामिक कैसी, वैसी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण इनमें कौन सा है? तो यह है तुम्हारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निश्चयवाचक सर्वनाम, तो इनमें निश्चयवाचक माना गया है ऑप्शन ए को, यह, वह, तो यह है निश्चय।
नेक्स्ट रहेगा लड़का दौड़ता है। तो इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का दौड़ता है, लड़का यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बालक पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता है किस प्रकार का संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है? तो यह है क्रिया। पढ़ना, खेलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, तो ये सभी क्या है? काम है, क्रिया है। नेक्स्ट है वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो वाक्य से किस कारक का है? जहाँ पर अलग होना पाया जाता है तो वहाँ पर अपदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा घर पर माँ है, पर इनमें से किस कारक की विभक्ति है? तो यहाँ पर है ये ऑप्शन सी, जहाँ पर में या पर दिया गया होता है तो वहाँ पर अधिकांश कारक सप्तमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने कहा वह बाजार जा रहा है। तो इस वाक्य में वह जो आया है ये क्या है? तो ये माना गया है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वे होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, हम, वे, कौन। तो ये है सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये राम है, राम की जगह अगर हम लिख दें कि उसने कहा कि वह बाजार जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो राम है इसकी जगह पर अगर हम उसने लिख दें तो वो सर्वनाम। नेक्स्ट है मैं यहाँ काम आप ही कर लूँगा। इस वाक्य में जो आप है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसे माना गया है निजवाचक। खुद, स्वयं, तो ये निजवाचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका कोट पुराना था। तो इस वाक्य में जो पुराना शब्द आया है ये किस प्रकार का है? तो ये है विशेषण। इसकी विशेषता जो है ये है कि इसका जो कोट है ये पुराना है, या फिर यहाँ पर रंग भी दिया जा सकता था। इसका जो कोट है लाल है, काला है, पीला, ये भी दिया जा सकता था, तो ये विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विशेषण का एक भेद इनमें नहीं है। तो ये है पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक ये आते हैं सर्वनाम में। पुरुषवाचक निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध, निजवाचक, सहसंबंधवाचक, तो ये सभी सर्वनाम के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से काल का भेद नहीं है। तो काल का भेद यहाँ पर नहीं है, ये है ऑप्शन डी आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या फिर विकार न हो तो उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अव्यय। किसी लिंग, विभक्ति, वचन, कारक आदि के कारण जिसमें कोई परिवर्तन न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम धीरे धीरे पढ़ता है। तो इस वाक्य में जो धीरे धीरे शब्द आया है ये किस प्रकार का है? यह है क्रिया की विशेषता। अब क्रिया क्या है? यहाँ पर पढ़ना। इस पढ़ने की विशेषता क्या है कि वो आराम आराम से पढ़ता है, धीरे धीरे से। करता राम। तो राम जो यहाँ पर क्या काम करता है? पढ़ने का और धीरे धीरे, तो ये क्रिया की विशेषता है। नेक्स्ट है उसने पढ़ा था। इस वाक्य में निहित जो काल है ये कौन सा है? उसने पढ़ा था, न तो वो पढ़ रहा है और न पढ़ेगा, उसने पढ़ा था, तो ये है भूतकाल का, जो काम बीत गया होता है। नेक्स्ट है अपनाना। यहाँ पर ये किस प्रकार की क्रिया है? तो ये है नाम धातु क्रिया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की यहाँ पर ये भाषा एवं व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंदर बनाने के लिए धन्यवाद।